कल का अगर समझ में आया होगा तो ही आज का समझने के कुछ चांसेस हैं, कुछ चांसेस हैं। हाँ? मैं ये गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, ऑब्वियसली यार पूरी जी जान तो लगाएंगे, लेकिन अगर आपने कल का देखा नहीं होगा, अगर समझा नहीं होगा चीजें, अगर डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, है कि नहीं? फिर भी आई विल यू नो एज मच एज पॉसिबल, जितना मेरे से हो सकेगा। हाँ जी घनश्याम जी, आई थिंक आप ही का मैसेज आया था, एरर होता है क्या, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, लॉस्ट फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको मैसेज में रिप्लाई भी किया, आई थिंक सो, है ना? मैंने आपको रिप्लाई भी किया। लॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, एरर, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर, एमएससी, एमएई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये सब चीजें अपन देखने वाले हैं, टाइम उसके लिए है। अभी मैं अगर आपको ब्रीफ में बता दूंगा तो आपको वैसे भी वो समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है? तो जब डीप लर्निंग का इंट्रोडक्शन के तौर पे अपन आएंगे तो वहां पे इन सब चीजों को, टर्मिनोलॉजी को एग्जांपल के साथ देखना है। चलो ठीक है, आ जाते हैं। चलो यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो, चलो जी हो जाए। यस नो यस नो यस नो यस नो, चलो चलो चलो। आवाज आ रहा है? सब कुछ क्लियर है? बढ़िया है। चलो जी यस नो का हल्ला मचाइए, मुझे कंफर्मिटी दीजिए, नहीं तो मैं कैसे शुरू करूं। स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेरा आवाज आ रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, फाइन है। चलो आई हैव रिसीव्ड मेनी यसेस। चलो मैं अभी रुकता हूं, अपने आप को यहीं थाम लेता हूं और रिग्रेशन को कंटिन्यू करता हूं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सर रिग्रेशन में तो और भी होता है जो आपने सिलेबस में मेंशन किया है, रिज रिग्रेशन है, लासो है, इलास्टिक है, पॉलिनोमियल है, सर उनके बारे में जरा चर्चा करिए। तो ठीक है, एक बेसिक जो चीज मैंने पहले डिस्कस की थी, अरे यार एक मिनट, मुझे ये ना मुझे ये बेसिकली ना इसको ऊपर भेजना पड़ेगा ताकि मैं पेंसिल ले सकूं। हाँ जी, मैंने पेंसिल ले ली है। कल अपन ने क्या देखा था? y इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x1 प्लस b2 x2, इस तरीके से आगे चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये क्या था भैया अपना लीनियर रिग्रेशन वाला फंडा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अपना सिंपल नहीं है, मतलब बेसिकली ये मल्टीपल है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट ये लीनियर रिग्रेशन वाला फंडा कुछ इस तरीके से आपके सामने है, ठीक है? अब एक स्टोरी आपको सुनाता हूं, उसके बाद आपको रिज एंड लासो की क्या जरूरत पड़ी हमें वो आपको समझ में आएगा। मैं सिर्फ स्टोरी के फॉर्म में नहीं, विजुअली भी बताऊंगा, दिखाऊंगा क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और साथ ही साथ आपको वो चीज प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा ताकि वो दिमाग में आपके रजिस्टर हो जाए, ठीक है? ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एक स्टोरी ऐसी है कि भैया आप देखो, एग्जाम तो आपने भी दिया होगा, शायद इंजीनियरिंग का नहीं बट किसी और सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया होगा। लेट से भैया आपके पास एग्जाम में जो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आ गया, लेट से डेटा साइंस की एग्जाम आप दे रहे हैं। अब डेटा साइंस की एग्जाम में भैया क्या है ना, तीन टॉपिक है, T1 T2 T3, ये तीन टॉपिक है। और अपन भैया ठहरे जो थोड़े से इंजीनियर टाइप के, तो अपन क्या करते हैं, जिसको कम वेटेज होगा उसको इग्नोर कर देंगे, जिसको ज्यादा वेटेज होगा उसको पढ़ लेंगे। लेकिन इस बार भैया एग्जामिनर ने थोड़ा सा फिरकी फेंका अपनी तरफ। वो फिरकी ऐसा था कि T1 T2 T3 तीनों को भैया हाई वेटेज मतलब ऑप्शनल किसी सब्जेक्ट को, मतलब टॉपिक को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, तीनों को हाई वेटेज। सर को हाथ लगा लिया भैया मैंने, तो मैं बोला ये क्या बवासीर है भैया, ये क्या चीज हो रही है, ये तो भैया दिमाग के थोड़ा सा मतलब फट रहा है मेरा दिमाग, तो भाई इतने नई चीजें होंगी। एग्जैक्टली exactly यही आपका मॉडल भी फील करता है, एग्जैक्टली exactly यही आपका मॉडल फील करता है। जब जब अब मैं उस एग्जांपल को इस रिलेटेबल टेक्निकल इक्वेशन में डालने जा रहा हूं, जब जब आप जो मॉडल हो, यानी कि वो जो मॉडल रिस्पेक्टिवली जो ट्रेन होने वाला है, उसके लिए भैया बहुत सारा डेटा है। अब उसमें जो वेटेज है उसको अपन ये कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, ये वाले कोएफिशिएंट, ये वाले कोएफिशिएंट, दिस इज द बेसिकली आपका क्या होता है, ये फीचर, या फिर अपन इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हर जो कोइफिशिएंट है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड होता है, सही बात है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत हाई वेटेज, इसको वेट भी बोलते हैं अपन, है ना, कोइफिशिएंट भी है, इसको ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका रिस्पेक्टिव वेट है या कोइफिशिएंट है बहुत हाई हो जाता है। तो उस वजह से देखो यार, आप खुद देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज आपके मॉडल में, भैया कितना स्ट्रेस जनरेट होगा कि यार बहुत हाई, लाइक कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोलूं तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा। मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, चलो मैं आपको टास्क देता हूं। लेट से मेरा B1 है 398, ओके। मेरा नहीं, हाँ, और B2 है भैया, लेट कंसिडर 697। ओके, ये कहाँ गया, 7 7 यहाँ पे आ जाओ, हाँ। और मेरी एक्स की वैल्यू लेट से 5 है और इसकी वैल्यू 10 है। अब ये तो आपको लग रहा होगा कि यार बड़ा सिंपल है, लेकिन ये अपना कहां तक जाने वाला है, BN XN तक जाने वाला है। मामला सही है। अब ऐसे ही अगर वेट्स रहे,
आपको मैंने कैलकुलेटर नहीं दिया है, आपको ये कंप्यूट करना है, टाइम लगेगा कि नहीं? 3 डिजिट है भैया। शायद भैया पता नहीं 4 डिजिट पे भी आगे वाले अपने जो कोएफिशिएंट्स है वेट्स हो, तो टाइम तो लगने वाला है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये हाई कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका सारा प्रोसेस। तो इन शॉर्ट आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर मुझे सिंपल भाषा में इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन अगर दिखाई दे रहा है, तो वो है मुझे किसी भी हालत में कुछ भी करके ये जो मेरे वेट्स है जो कि ऑब्वियसली एसोसिएटेड है विद ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीचर, तो मुझे उनको कम करना है। आई वांट टू रिड्यूस देम। मुझे कुछ भी करके प्रयत्न करके भैया ये कम तो करना ही है। कोएफिशिएंट की वैल्यू कम करनी, कैसे करोगे? व्हाट्स द वे? रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन वो तरीका है जिसके थ्रू अपन ये कर सकते हैं। और रेगुलराइजेशन का एक तरीका जिसका नाम है वो है रिज रिग्रेशन। वन ऑफ द वे, रिज रिग्रेशन। दूसरा तरीका भी अपन नीचे देखने वाले हैं जिसका नाम है लासो रिग्रेशन। उसमें क्या अलग होता है मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी। ओके, एक दूसरा तरीका है वो, उसमें थोड़ा सा और कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाती है, लेकिन पहले रिज रिग्रेशन को समझ लेते हैं। दिस इज नथिंग बट योर लॉस या एरर। जो भी अभी तक का आपका लॉस एरर आया है वो यहाँ पे पार्ट यहाँ होगा। अभी एरर वाला तो फंडा पता ही है ना, इसमें तो कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपका एक्चुअल डेटा और जो आपका आपका एक्चुअल डेटा और आपका प्रिडिक्शन, उसमें जितनी दूरी होगी उतना आपका भैया एरर है। बात तो इतनी तो सिंपल है ना, ये तो समझ में आ रही है ना कि भैया मैंने बोला था कि मेरे को 100 में से जो है लेट से मेरा प्रिडिक्शन तो 100 मार्क्स आएंगे, लेकिन एक्चुअल में आया 50, 50 का डिफरेंस है। तो वो एरर हो गया आपका। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये वाला तो पार्ट भैया चलो कांस्टेंट ही रहेगा आपके रिज रिग्रेशन के इक्वेशन में। मुद्दे की बात है ये वाला पार्ट, मुद्दे की बात है ये वाला पार्ट। अगर आप देखेंगे, लेट से अगर आपसे भैया अपने दोस्त के कुछ पैसे अगर गुम हो जाए, तो आप क्या करते हैं? उसको लाइक अरे यार मेरे से गलती हो गई यार, तो मैं क्या करता हूं, थोड़े से पैसे दे देता हूं ताकि उसको दुख कम लगे उसके खोए हुए पैसे का। यानी कि ये आपने क्या किया, एक पेनल्टी दी। तो वही आपकी ये पेनल्टी टर्म है अल्फा, जो अपन यहां इंक्लूड कर रहे हैं, जिसके मदद से अपन जो अपने वेट्स हैं उनकी वैल्यूज को कम करते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट वैल्यूज जो है उनको कम करते हैं, रिड्यूस अप करते हैं। वी ट्राई टू रिड्यूस देम ताकि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो। बराबर है? आप बात समझ पा रहे हैं? किसी ना किसी तरीके से मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो। मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम मतलब क्या? कई बार ऐसा होता है कि आपके, जैसे कि मैंने अभी बताया था x1 x2 x3 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कई बार आपके ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक दूसरे के साथ भैया डिपेंड करने लगते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बदलते हैं। जैसे अगर एक वेरिएबल बदल रहा है तो उसी के अकॉर्डेंस में दूसरा भी बदल रहा है। एक अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी इंक्रीज हो रही है, एक की अगर डिक्रीज हो रही है तो इसकी भी डिक्रीज हो रही है। तो ये बात समझो, इस तरीके से वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम आ जाता है इन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को ना ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। ये तो पेनल्टी टर्म मेरी निकल के आ जाती है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? SSC। 10वीं की एग्जाम दे रहे क्या? नहीं जी, इट इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स, मतलब जितने भी आपके रिस्पेक्टिवली डेटा में जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं W1, उनको मैं भैया देखो W1 W2 W3 से डिनोट कर रहा हूं। ये आपके कोएफिशिएंट्स ही हैं, ये आपके वेट्स ही हैं, उनका स्क्वायर कर रहा हूं और सारे टर्म को ऐड कर रहा हूं। वो टर्म अपन यहां प्लेस अप करते हैं। अब इसका नेचर देखो कैसा होता है। इसका नेचर ऐसा होता है, जैसे जैसे मैं अल्फा वैल्यू को इंक्रीज करता हूं वैसे वैसे मेरी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, एंड वो अप्रोच करती है टू जीरो। वो कहां अप्रोच करती है? टू जीरो। ऑब्वियस सी बात है ना, जीरो को अप्रोच करेगी। अगर डाउन हो रही है, लेट से मेरा 300 पहले कोएफिशिएंट था, तो क्या होगा? वो अप्रोच करेगा टू जीरो। अब जीरो के नजदीक आना मतलब कैलकुलेशन का सिंपल होना, कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव हो जाना, यानी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाना। तो वही तो अपने को चाहिए, वही तो अपने को करना है। अब वो अल्फा की वैल्यू अपन इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे अपन जितना इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी सी की वैल्यू जो है वो जीरो को अप्रोच करते जाती है, अप्रोच करती है। एग्जैक्टली जीरो नहीं होती, 0.0000555546 ऐसा कुछ तो हो सकता है, बट एग्जैक्टली जीरो नहीं देखने को मिलेगी आपको। बात समझ में आ रही है? तो ये एक चीज है जो कि अपने को यहां देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। सही बात है। यहां पे मैंने अल्फा की वैल्यू कितनी रखी है? 0.01। ओके, और यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी रखी मैंने? 0.5। यहां कोएफिशिएंट क्या है भैया मेरा? ये वाला कोएफिशिएंट। मैं बार बार एक्स को क्यों कोएफिशिएंट बोल रहा हूं? एक्स तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कई बार हो जाता है कंफ्यूजन। हाँ, सो ये मेरा B1 पहले था विद अल्फा इक्वल टू 0.01। अब मैंने अल्फा की वैल्यू इंक्रीज की, अब मेरा B1 डैश हो गया। तो अभी आपको इसके बीच में जो रिलेशन समझना है वो ये है, ये पूछा जा सकता है तो इसको समझिए।
कि दो अल्फा वैल्यूज के बीच में जब हमें कंपैरिजन करना हो, ये शायद आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, या फिर इंटरव्यूज में भी कुछ एमसीक्यू फॉर्म में अगर आपसे अगर टेक्निकली पूछ ले तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास दो कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी है, एक में अल्फा की वैल्यू 0.1 है, एक की अल्फा की वैल्यू 0.5 है, तो ऑब्वियसली बात है अल्फा की वैल्यू दूसरे में इंक्रीज हुई है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा रिस्पेक्टिवली B1 डैश होगा, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू B1, क्योंकि वहां पे अल्फा वैल्यू ज्यादा थी तो कोई नहीं कम थी, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो कोएफिशिएंट वैल्यू ग्रेटर होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशनशिप आपको समझना है। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट, लासो रिग्रेशन। इसमें ऐसा क्या अलग है? इसमें बाकी सब सेम है जी, अल्फा तक सब सेम है, कोई फर्क नहीं है, उसका नेचर भी सेम है, अल्फा इंक्रीज हो रहा है, आपका रिस्पेक्टिवली कोएफिशिएंट डिक्रीज हो रहा है, ये सब कुछ सेम है। फर्क है इस वाले पार्ट में, जो हमने पहले लिया था ना, स्क्वायर का सम, सारे टर्म का स्क्वायर कर लो फिर उसका सम करो सारे कोएफिशिएंट का, सही बात है ना। यहां अपन ने क्या किया है, ये जो मेरे कोएफिशिएंट है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने कंसीडर की है, स्क्वायर नहीं किया है मैंने, उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर किया है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट्स का मैंने सम किया है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट का मैंने सम लिया है, एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी इट हियर, सबका सम ले लिया। अब इसमें फिर अलग क्या है, मतलब अगर सब कुछ सेम ही है तो इसमें अलग क्या है? अलग है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अभी, कि ये जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू है, इट कैन कम अप टू एग्जैक्टली जीरो एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द अल्फा वैल्यू। आप बात समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे भैया अपन अल्फा वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, इट कैन बिकम इक्वल टू जीरो। अब इससे एक बात समझ में आ रही है आपको, ये क्या है, व्हाट इज दिस? अगर मेरा कोएफिशिएंट जीरो हो गया, इसका मेरा मतलब क्या है, यानी कि लेट से मेरा अगर यहां पे मैंने अल्फा वैल्यू इंक्रीज किया और मेरा कोएफिशिएंट जीरो हो गया, अब x1 की वैल्यू जो है वो कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी रिजल्टेंट में मुझे जीरो मिलेगा, यानी द ओनली थिंग आई वुड बी लेफ्ट विद इज द कांस्टेंट वैल्यू इंटरसेप्ट, बस वही मेरे लिए बचा होगा, बराबर है। यानी कहने का मतलब यह है कि मैंने इन शॉर्ट अपने फीचर x1 को एलिमिनेट किया। आई नो आपको वो स्टेटमेंट रजिस्टर करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं बताता रहूंगा, अलग अलग तरीके से बताता रहूंगा। लेट्स से मेरा x1, x2, x3 ये तीन वेरिएबल है, इनके साथ एसोसिएटेड इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो भी यहां पे अवेलेबल होंगे। अब मैंने भैया इस हद तक अल्फा की वैल्यू बढ़ा दी कि हुआ क्या, कि ये वाला जो टर्म है मेरा जीरो हो गया, ये वाला टर्म नियर अबाउट टू जीरो है बट नॉट जीरो, ये नॉट जीरो है, ठीक है। ये भी टर्म मेरा नॉट जीरो है, नियर अबाउट टू जीरो है लेकिन जीरो नहीं है, लेकिन ये टर्म जीरो हो गया। अगर मैं किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका रिजल्टेंट भी जीरो हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये फीचर आपका एलिमिनेट हो गया, इट बिकम जीरो। तो बचा क्या? सिर्फ ये बचे x2 एंड x3। इसका मतलब क्या? मैंने फीचर को सिलेक्ट किया। ये एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लासो रिग्रेशन में ये पूछा जाता है कि क्या फीचर सिलेक्शन पॉसिबल है यूजिंग लासो रिग्रेशन एंड हाउ, तो वो चीज मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दी है अच्छी तरीके से डिटेल में। तो किस तरीके से हमने फीचर को सिलेक्ट किया, कुछ वैल्यू जीरो हो गई, कुछ जीरो नहीं हुई, तो जो जीरो नहीं हुई वो फीचर सिलेक्ट हुआ है, जो जीरो हो गई उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, सिंपल भाषा में। अब आप बोलेंगे सर फिर ठीक है यहीं तक रुक जाओ, अभी आगे जाने की जरूरत ही क्या है, मतलब आगे ऐसा क्या ही देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा कॉम्बिनेशन, देखने को मिलेगा इलास्टिक नेट रिग्रेशन। इलास्टिक नेट रिग्रेशन क्या कहता है कि अगर अभी तक आपको रिज और लासो ये रिग्रेशन समझ में आ गए होंगे, दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन कर दो। रिज में से भैया आप जो कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप मल्टी कोलिनियरिटी को भी हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी वो भी होल्ड कर रहे हो, और साथ ही साथ लासो में भैया अपन क्या कर रहे हैं, जो अपना रिस्पेक्टिवली फीचर सिलेक्शन वाला फंडा है उसको भी भैया एक साथ एक ही रिग्रेशन में लाने की प्रयत्न कर रहे हैं इन द इलास्टिक नेट रिग्रेशन। ये बात आपको समझनी है। वैसे इसके ऊपर इतना ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बट स्टिल it's nothing but taking the advantages of both the techniques into one, that's it, nothing more than that। तो इसमें ये वाला पार्ट तो सेम है, लेकिन इसमें अल्फा की दो वैल्यूज है, अल्फा 1 अल्फा 2। ये वाला टर्म किसके साथ रिलेटेड है? रिच के साथ। ये वाला टर्म किसके साथ रिलेटेड है? लासो के साथ। तो ऑब्वियसली बात है कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, वी रिप्रेजेंट इट विथ थीटा और वेट्स, जैसे डब्ल्यू मैं बोलता हूं, तो इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कई बार ना गलती ऐसी होती है स्टूडेंट की तरफ से, ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये वाला अपने को स्क्वायर यहां नहीं रखना था, मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। आई विल जस्ट डिलीट दिस पार्ट। ये देखो, नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसा लिख देते हैं, होता है कई बार दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको ये समझना है कि यहां एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर की जा रही है, तो आपको यहां स्क्वायर लगाना अलाउड नहीं है जी। आपको स्क्वायर यहां लगाना है जहां पे एक्चुअल में स्क्वायर टर्म्स अलाउड है, यहां सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स अलाउड है। सिमिलर वे में यहां पे आपको स्क्वायर नहीं लगाना है,
यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज टर्म्स अलाउडेड है और यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स अलाउड है। तो सिंपल भाषा में जैसे पहले इक्वेशन थी वही चीज मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। अब तो भैया चलो थ्योरी का बहुत सारा पार्ट अपन कवर कर चुके हैं, लेकिन अब इन सबको प्रूफ करने की बारी आ गई है कि चलो भैया अपन इनको प्रमाणित करते हैं किस तरीके से चीजें होने वाली है। तो उसके लिए मैंने सिंपल सा, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ब्लंटली आप सबके सामने मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा अपन कर चुके हैं। हाँ, इस पे मैं एक बातचीत कर सकता हूं, ये जो है ना, ये पैरामीटर कुछ नया दिख रहा है तो इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। स्केल है ये बेसिकली आपका, कुछ नहीं, ये जो ग्राफ है ना, ये स्केल दिखा रहा है आपको। बेसिकली स्केल इक्वल टू 2 रख दिया, जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये और कंसाइज, प्रिसाइज और छोटा छोटा डेटा पॉइंट के साथ एक्यूरेटली आपको जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है मैटप्लॉटलिब के स्कैटर प्लॉट का वो दिखाएगा। एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, विदाउट द एस वैल्यू आपको बहुत मोटी मोटी चीजें दिखाई देंगी, मोटे मोटे डेटा पॉइंट, यानी कि थोड़ा सा इनएक्यूरेट सा फंडा लगेगा। लेकिन जैसे आप ये एस लगाते हैं, एस की वैल्यू लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपका थोड़ा सा प्रिसाइज, कंसाइज चीजें दिखने लगती है। बाकी तो ये वाला फंडा मैं पिछली बार भी डिस्कस कर चुका हूं, नथिंग न्यू इन टू दैट। अब मैं क्या करता हूं भैया, देखो रिज रिग्रेशन लगाता हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज रिज रिग्रेशन इसके ऊपर लगाता हूं, अप्लाई करता हूं, एंड लेट मी सी व्हाट इज द थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम इन माय वे। कैसा भैया मुझे स्कोर मिलता है, क्या क्या चीजें होती है, लेट्स सी। ओके, ये वाला डेटा है आपका, ऑब्वियसली रिग्रेशन का डेटा है। ये वाला फंडा भी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन अपन बहुत कर चुके हैं। उसी सेम एड्रेस से, मैं क्या बोल रहा हूं जी, उसी सेम एड्रेस से अपन रिच को भी बुला रहे हैं, यानी जो अपना लीनियर रिग्रेशन को जहां से बुलाया था ना, वहीं से अपन रिच को भी बुला रहे हैं। और यहां पे मैं रिच का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूं, इनिशियलाइज कर रहा हूं, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसे ट्रेन कर रहा हूं बाय ट्रेनिंग डेटा। इट हैज ट्रेन सक्सेसफुली, उससे प्रिडिक्शंस निकलवाता हूं ऑन द टेस्टिंग डेटा। ये वाला पार्ट अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्कोर कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो टेस्टिंग डेटा पे स्कोर बहुत ही बेहतरीन निकला है, 97%, 97%। अब इसके बाद चीजें मैं थोड़ा सा खुद बिगाड़ने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, खुद बिगाड़ने वाला हूं ताकि आपको एक एक्चुअलिटी समझ में आए। तो ये वाला तो हो गया भैया, स्कोर का फंडा आपके सामने आ गया, बहुत बेहतरीन है, अभी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोएफिशिएंट देखो 29, डोंट यू फील इट इज टू मच हाई? 29 ऑब्वियसली जो आंकड़े मैंने दिखाया उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल इट इज वेरी हाई। 29 इज नॉट लेस, बहुत हाई है। तो चलो इसको कम करने का प्रयत्न करते हैं, बट उससे पहले ये जो भी अभी हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन हुआ है, जो प्रिडिक्शन निकले, चलो उसको प्लॉट करके देख लेते हैं ना। तो मैंने क्या किया, जो रिग्रेशन के थ्रू मेरे जितने भी सैंपल्स थे एक्स में, उन सबको मैंने भैया प्रिडिक्ट करवाया, मतलब ये क्वेश्चंस दिए और मेरे रिग्रेसर ने मुझे आंसर दिए प्रिडिक्शन के फॉर्म में। और मैंने देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं की मैंने यहाँ पे, जस्ट आई हैव टेकन द स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में भैया देखो मैंने लेबल एक्चुअल प्रिडिक्टेड दिए जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, स्केल उसका 2 ही रखा है, और साथ ही साथ यहाँ एक्स वाई और एक्स वाई प्रिडिक्टेड रखा है। जो एक्चुअल वाला पार्ट है उसमें मैंने सिर्फ जो अपना रियल वाई वैल्यूज है वो दिए, लेबल्स दिए, और ये वाई प्रिडिक्टेड यानी कि अपने ये वाले जो प्रिडिक्शन के एक्चुअल आंसर्स हैं, जो कि मैंने भैया मतलब रिग्रेसर ने जो सबमिट किए वो वाले, ठीक है। यहां तक तो आपको लग रहा होगा सर जी यही तो चल रहा था लीनियर रिग्रेशन में, ऐसा क्या अलग था? यही तो सेम चीजें थी उसमें, ऐसा आप क्या अलग करने का प्रयत्न कर रहे हो? ऐसे ही तो कुछ लीनियर रिग्रेशन में भी बना था। मुझे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि किस तरीके से जब मैं अल्फा वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो मेरा रिस्पेक्टिवली जो कोइफिशिएंट वैल्यू जो अभी 29 है वो डिक्रीज होता है। चलो शुरुआत करते हैं, उसकी शुभारंभ करते हैं। फिर से रिज में गया मैं, लेकिन जिस टाइम मैं अल्फा इज इक्वल टू 100। बाय डिफॉल्ट अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। बाय डिफॉल्ट अल्फा की वैल्यू होती है, क्या होती होगी, क्या होती होगी, कोई गेस कर सकता है? व्हाट कैन बी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अल्फा? बताओ जी। 59 नहीं, 1, 1 एग्जैक्टली, 1 इट इज 1, यस इट इज 1। तो इनिशियली जो बाय डिफॉल्ट अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो वो ज्यादा इतनी इंपैक्टफुल नहीं होती, मतलब इट्स एज गुड एज कि ठीक है भैया लीनियर ही कंसिडर कर रहे हो, ऐसा मतलब कोई बड़ी बात नहीं की आपने अल्फा इक्वल टू 1 रख के, है ना। तो वही मैंने दिखा दिया कि बड़ी बात नहीं की, तो फिर भी अपने को ऐसा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो जरूरत नहीं कि अपन यहाँ पे जो है रिज में जाए। लेकिन मुझे कोएफिशिएंट कम करना है, वो मुझे आपको करके दिखाना है फॉर दिस डेटा। तो कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 100 लिया और मैंने स्कोर चेक किया। अल्फा इक्वल टू 1 से अल्फा इक्वल टू 100 पे गए अभी हम लोग। स्कोर देखो क्या आया, 97.22, इतना मेरा स्कोर है। यहां क्या था, 97.23, देखो 97.23 से 0.22 पे आया है। मतलब आपको यह भी एक रिलेशन समझना है कि जैसे हम अल्फा की वैल्यू बढ़ाते हैं, नो डाउट कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होती है, लेकिन स्कोर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दिस इज द ट्रेड ऑफ, कुछ चाहिए होगा तो कुछ गवाना भी पड़ेगा। दिस इज द ट्रेड ऑफ,
कि अगर भैया आपको कोएफिशिएंट की वैल्यू कम चाहिए, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम चाहिए, तो स्कोर में भी थोड़ा बहुत घटाव बढ़ाव करना होगा। बढ़ाव तो नहीं होता, घटाव ही होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब यहां पे क्या था भैया, कोएफिशिएंट की वैल्यू 29.45। अब क्या है, फॉर अल्फा इक्वल टू 100 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट। देखता हूं, ये देखो कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 29.095। 29.095, यहां क्या थी 29.45। चलो अभी तो और कम करना है, अभी तो और कम करना है। यहां पे मैंने प्लॉट किया है, अब इतना आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, बस थोड़ा सा ना टिल्ट हुआ है, दिख रहा है आपको। ये देखो इस वाले डायग्राम में एकदम परफेक्टली, एकदम सिमेट्रिक मैनर में सेंटर से गुजर रहा है आपका प्रिडिक्शंस, लेकिन यहां पे थोड़ा सा टिल्ट हुआ, ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा टिल्ट हुआ है। क्यों, अल्फा वैल्यू मैंने बढ़ाया, स्कोर थोड़ा सा कम हुआ, और स्कोर का कम होना टिल्ट में दिख रहा है यहां पे, देखो आपको। अरे भाई अब तो यहां हुआ है, अब तो ऐसा होना बाकी है, अभी तो ऐसा होना बाकी है पूरा। देखो जर्नी दिखाता हूं मैं अभी आपको, देखो अल्फा की वैल्यू मैंने कर दी सीधा, कितना है भैया ये, 1 2 3 4, 1 लाख कर दी मैंने अल्फा की वैल्यू। कोई नहीं, पैसा थोड़ा ना लग रहा है अपना, अल्फा की वैल्यू 1 लाख कर दी सीधा। कहां हम लोग बीच बीच में 100, फिर 200, फिर 300, फिर 1000, सीधा 1 लाख कर दी। स्कोर देखो क्या आया, स्कोर देखो क्या आया, 13%। बात समझ में आ रही है, आपको बात समझ आ रही है कि स्कोर के साथ तो भैया कॉम्प्रोमाइज हो गया, और अभी ये स्कोर जो आया है, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस विजुअल रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली सेटिस्फाई जो भी भैया आपका स्कोर आया 13%, यस, क्योंकि बस इतने ही पोर्शन ऑफ डेटा को वो सही तरीके से प्रिडिक्ट कर पा रहा है। बाकी यहां पे क्या है, ये क्या, ये कहां जा रहे हो भैया, ये रॉन्ग प्रिडिक्शंस है, दीज आर रॉन्ग प्रिडिक्शन, सिंपल भाषा में बोलूं तो। लेकिन इंटरेस्ट किस में अपने को, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट आ रहे, कोएफिशिएंट 29 से 2 पे आ गया, रिग्रेशन का कोएफिशिएंट 29 से 2 पे आ गया, खुद देख लो, खुद के नजर से देख लो भैया, तो कम तो हो रहा है। चलो भैया अब मैं और आंकड़ा मार देता हूं, जो कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ ओ बाप रे, 1 करोड़, अल्फा इक्वल टू 1 करोड़। ओके चलो स्कोर देखो, 0.00, मतलब खत्म कहानी, 0%, 0% स्कोर है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने बोला था ना मैं पूरा फ्लैट करके रहूंगा, तो अगर आप पूरा फ्लैट करोगे तो स्कोर देखो क्या आ रहा है, स्कोर इज कमिंग नियर टू जीरो, नॉट जीरो। मतलब अल्फा वैल्यू 1 करोड़ करने के बाद भी, अल्फा वैल्यू 1 करोड़ करने के बाद भी देखो भैया स्कोर क्या आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है, 0.023, समथिंग लाइक दैट। अब बात समझ पा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि अगर हमें रिस्पेक्टिवली हमारे कोएफिशिएंट वैल्यू को कम करना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने स्कोर के साथ कॉम्प्रोमाइज कुछ हद तक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये वही तो कह रहा हूं ना, ये करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैं डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए कर रहा हूं, ये आपको रियल लाइफ में नहीं करना, और ये आप कभी करोगे भी नहीं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूं कि किस तरीके से अल्फा की वैल्यू बढ़ती है तो कोएफिशिएंट की वैल्यू घटती है, बस ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। ये तो आप कहीं भी इतना तो बड़ा अल्फा की वैल्यू आप रियल लाइफ में कभी लेते ही नहीं हो। दिस इज ओनली फॉर थ्योरी पर्पस, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बराबर है, एंड प्रूविंग पर्पस, कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं भैया, विश्वास करो। अब आगे बढ़ते हैं जी। व्हाट इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, क्या होगा बताइए मुझे। शुभम जी ने पूछा है अल्फा अगर 0 हो गया तो, अगर अल्फा 0 हो गया तो मैंने एक्चुअल में पहले भी बताया है ना, ये वाला केस यहां पे बताया ना, दिखाया ना मैंने, क्या होगा, यस 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि अगर ये अल्फा टर्म, मतलब ये अगर रिस्पेक्टिवली कहां गया, अगर ये मैंने 0 कर दिया, तो सब भैया तो 0 ही हो जाएगा, तो ओनली बचेगा क्या, ओनली सिर्फ यही बचेगा एरर टर्म, मतलब जितना एरर आपका जनरेट हुआ है वही बचेगा सिर्फ, दैट्स इट। अल्फा तो आपने 0 ले लिया, आप बात समझ पा रहे हैं, होपफुली आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, बस इतना ही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आते हैं भैया लॉस के ऊपर, नहीं लॉस मतलब लासो के ऊपर आते हैं, कि लासो को डिस्कशन करना जरूरी है। तो भैया चलो उसके लिए भी एक रिग्रेशन डेटा सेट मैंने यहाँ पे ले लिया, कुछ इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, और सिमिलर फैशन में मैंने वही ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट किया है। लासो में भैया मेरा जो एक ऑब्जेक्टिव बना लिया, उसको ट्रेन कर लिया, लासो सक्सेसफुली ट्रेन हो गया, उसका प्रिडिक्शन लिया और उसका स्कोर लेके आ गया मैं उस डेटा के लिए, विच इज अराउंड 89। एक गोल्डन स्टेटमेंट लास्ट में देने वाला हूं लासो के मैं बाद में, जो कि ट्रेड ऑफ के बारे में और आपको अच्छी क्लैरिटी देगा, तब तक के लिए थोड़ा सा होल्ड कीजिए, ठीक है। तो मेरा 89% तो आ गया भाई साहब स्कोर। कोएफिशिएंट कितना है, 8। अब आप बोलोगे सर अब ये ज्यादा हो रहा है, सर 8 तो कुछ भी नहीं है, आई नो 8 इज नॉट इनफ, इतना कोई बड़ा नहीं है कि उसको मुझे छोटा करना पड़े, लेकिन स्टिल आपको डेमोन्स्ट्रेट करना तो बनता है ना। तो चलो डेमोन्स्ट्रेट अगर मैं कर रहा हूं तो किस प्रकार से, देखो आपको मैं दिखाता हूं, बताता हूं चीजें। अगर मैंने कोएफिशिएंट इक्वल टू भी 8 है, लेट से मुझे इसको कम करना है, अब मैं इसको प्रिडिक्ट करवाता हूं, तो देखो प्रिडिक्ट में ये 89% जो स्कोर दिख रहा है, ये सही दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सही दिख रहा है, दिस इज करेक्ट, दैट इज विजिबल टू यू, ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है आपको। 89 मतलब थोड़ा सा डिविएट हुआ है, आपका जो सेंटर पाथ है उससे थोड़ा डिविएट हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूं, अल्फा की वैल्यू भैया 2 ले लेता हूं,
अल्फा की वैल्यू क्या कर दी, मैंने बढ़ा दी। अब जैसे ही अल्फा की वैल्यू 2 करी, 89 से मेरा स्कोर 86 पे आ गया, और मेरा कोएफिशिएंट 8 से 7 पे आ गया। और जब आप देखेंगे तो मेरी लाइन वापस हिल चुकी है। अब मैं क्या करता हूं, उसको और बढ़ा देता हूं, अल्फा इक्वल टू 5 कर देता हूं। अल्फा इक्वल टू 5 करता हूं तो स्कोर देखो भैया मेरा 86 से, सॉरी 83 से 64 पे आ गया। मेरा स्कोर 64 पे आ गया, लेकिन कोएफिशिएंट भैया 4 पे आ गया है। ये सब कोड सेम है, जस्ट कॉपी पेस्ट है, और उसमें अल्फा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, नथिंग मोर देन दैट। और देखो 64 का नजारा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि भैया वो थोड़ा फ्लैट की तरफ बढ़ता जा रहा है, फ्लैट होते जा रहा है। लेट से मैंने अल्फा इक्वल टू 7 कर दिया, तो आप देखो 40% भैया स्कोर रह गया, और 2 पे भैया मेरा जो रिस्पेक्टिव कहते हैं ना कोएफिशिएंट आ गया है। इसको थोड़ा सा और ललचा रहा हूं मैं, तो अल्फा इक्वल टू 9 कर देते हैं ना भैया, ये भी तो करके देखते हैं। अल्फा इक्वल टू 9 कर दिया, तो यहां गौर से देखो, यहां गौर से देखो, 0 के आसपास आ गई भैया मेरा स्कोर, और यहां पे 0 के आसपास ही मेरा जो कोएफिशिएंट आ गया। लेकिन अब मेरा मन ललचा रहा है, अब मैंने बोला 9.5 कर दो अल्फा को, और जैसे ही 9.5 करता हूं, यू कैन सी द कोएफिशिएंट इज 0, द कोएफिशिएंट इज 0, एंड यू कैन सी ये फ्लैट लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं आपको देना चाहता हूं एक गोल्डन स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीज एंड लासो। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट्स जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, कि आपको ये चीजें पता चले, पता हो, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। ये आप एक्चुअल में कभी इतना एक्सटेंड तक जाने वाले नहीं हो। इसमें ट्रेड ऑफ का फंडा ऐसा रहता है कि आपको अपनी एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट से कम भी नहीं होने देनी है, और अपने कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा थ्रीशोल्ड के ऊपर जाने भी नहीं देना है। अब बात समझो, चलो एक बात समझो, लेट्स से माय कॉम्प्लेक्सिटी थ्रीशोल्ड इज एक्स। अब मेरा कॉम्प्लेक्सिटी थ्रेशोल्ड एक्स के ऊपर जा चुका है, क्योंकि भैया मेरे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और मेरा स्कोर उन बढ़े हुए के साथ भी, उन बढ़े हुए कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी, मेरा जो रिस्पेक्टिव स्कोर है वो अराउंड 98% है, तो बढ़िया है, जो कि अभी हमने सिनारियो देखा। तो अब मैं भैया ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही कम कर दूं, यानी कि मेरे कोएफिशिएंट की वैल्यू को बहुत ही कम कर दूं। अपन कभी भी एक्चुअल में 0 के पास जाने की कोशिश भी नहीं करते। इतना भी नहीं कम करना है कि यहां पे जैसे, क्योंकि याद रखो जैसे जैसे आप यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कम करोगे, यहां स्कोर भी कम होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझो, समझो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये कम हो रहा तो ये भी कम होगा। तो अभी आपको इसके बीच में एक पॉइंटर सेट करना है कि मैं थ्रेशोल्ड के नीचे भी आ जाऊं कॉम्प्लेक्सिटी के, और मेरा स्कोर मेंटेन्ड भी रहे। आप बात समझ पा रहे हैं? होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। ये चीज आपको समझनी है। अब इलास्टिक नेट रिग्रेशन में ऐसा कोई खास अपन अलगपन नहीं देखने वाले, वही सेम फंडा है, वही मैंने रिग्रेशन के अलग कुछ सैंपल लिए हुए हैं, और बस उसके ऊपर इलास्टिक नेट रिग्रेशन लगाया। 85 के आसपास जो स्कोर आ रहा है, इसमें भी आपको वही फंडा इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगा। कोएफिशिएंट 18 है, लेकिन तो इसको अगर अपन कम करेंगे तो देख लो, इनिशियली यार 85% स्कोर है, तो देखो ये जस्टिफाई कर रहा है, ये स्टेट, ये जो विजुअलाइजेशन है उसे जस्टिफाई कर रहा है। अब मैं धीरे धीरे अल्फा की वैल्यू बढ़ाता हूं, अल्फा इक्वल टू 2 करता हूं, तो भैया 85 से वो 70 पे चला जाता है। लेकिन मेरा साथ ही साथ जो कोएफिशिएंट है वो 18 पे था ना, वो 18 से 13 पे आ गया, देख सकते हैं कोएफिशिएंट। साथ ही साथ मैं और थोड़ा सा बढ़ाता हूं, लेट से मैंने और थोड़ा सा बढ़ा दिया। हाँ, ये वाला फंडा मैं आपको दिखा देता हूँ, 70% स्कोर वाला कुछ ऐसा दिखेगा डायग्राम। अल्फा इक्वल टू 5 कर दिया तो सेम चीज आपकी, ऑब्वियसली स्कोर कम होगा और कोएफिशिएंट भी आपकी वैल्यू कम होगी। सिमिलर वे में मैंने अल्फा 20 कर दिया, तो यहाँ पे 1.67 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने अल्फा इक्वल टू 100 कर दिया, तो मुझे यहाँ 0 मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बेनिफिट ऑफ योर लासो रिग्रेशन यहाँ पे इसने इनहेरिट किया है, तो वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड बाय द एंड आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। अगर लेट से मैंने उल्टा किया, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर आप अल्फा की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन अगर कुछ सिनारियोज में अगर हमें अल्फा की वैल्यू कम करनी पड़ी तो बिल्कुल कर सकते हो। उससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं, स्कोर बढ़ गया। ये भी एक चीज है जो जाननी है जी, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। अगर मैं अल्फा की वैल्यू अभी तक बढ़ा रहा था, स्कोर कम हो रहा था, स्कोर बढ़ गया, लेकिन एडिशनली टू दैट अगर आप देखेंगे, मेरा कोएफिशिएंट 18 से 25 हो गया, 18 से 25 हो गया, बात समझ रहे हैं, 18 से 25 हो गया। ये प्रिकॉशन आपको रखना है, ये बैलेंस आपको रखना है। अगर मैं 0.1 कर दूं तो मेरा 96% हो गया स्कोर, 96% स्कोर हो गया, लेकिन कोएफिशिएंट 25 से 26 हो गया, मतलब 0.9, मतलब 27 के आसपास ही है। मैंने 0.01 कर दिया, यहां तो मैं 0.1 ले रहा था, यहां मैंने अल्फा और बहुत कम कर दिया, मैंने 0.01 ले लिया, 9698 इतना परसेंट, लेकिन ये कोएफिशिएंट 28 पे चला गया। बात समझ पा रहे हैं? होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ये चीज आपको समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसके बारे में कोई विजुअलाइजेशन नहीं, क्योंकि अपने आप में ये रिस्पेक्टिव पूरा का पूरा कोड फाइल एक विजुअलाइजेशन है। एक मैंने क्या किया, नंपाई के जरिए जो है
यहाँ दो एरेज मैंने डिफाइन किए हुए हैं। ये अभी क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज्यादा डिटेल में। ये वन डायमेंशनल एरे मैंने डिफाइन कर दिया है, और इसको मैंने मैटप्लॉटलिब पे स्कैटर प्लॉट के जरिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट देके इसे इस प्रकार से मैंने प्लॉट भी कर दिया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे प्लॉट हो रहा है। 2,4 देख सकते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस से 2 और वाई एक्सिस से 4, तो यहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे आपका एक पॉइंट है। दिस इज हाउ द स्कैटर प्लॉट इज प्लॉटेड, ठीक है। अब क्या करना है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में डिवाइड करना है, और मुझे इसे लीनियर रिग्रेशन के थ्रू ये सॉल्व होता है कि नहीं देखना है। देखो अभी तक जो हमने रिग्रेशन देखे, ठीक है, मोटा मोटा फंडा जो आपको बताना था, प्रूफ करना था, वो तो हो गया। जो बेसिक गोल्डन स्टेटमेंट भी आपको बताना था वो भी मैंने बता दिया। वही चीजें जो आपके काम आने वाली, अदर देन दैट नॉट मच हेल्पफुल। बट पॉलिनोमियल रिग्रेशन बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। अब ये डेटा आप देखो, क्या एक स्ट्रीमलाइन में जा रहा है कि नहीं, इधर फैला इधर फैला इधर फैला उधर फैला, बराबर है कि नहीं, ऐसे ही डेटा है ना। अब आप इसमें लीनियर रिग्रेशन लगाओगे तो स्कोर तो बहुत बकवास मिलेगा। कैसे दिखाता हूं मैं, देखो। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा डेटा है, इस तरीके से ट्रेनिंग टेस्टिंग में उसको स्प्लिट कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा अपने लीनियर रिग्रेशन को देना है, लेकिन बिफोर दैट आई यूज द ऑपरेशन रीशेप। अब आप बोलोगे सर रीशेप क्या होता है? रीशेप करना मतलब आपका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी एरे है, उसे किसी एक दूसरे शेप में कन्वर्ट करना। एंड मोस्टली आप इसका इस्तेमाल यहां पे जैसे कि -1 के तौर पे करते हो। रीशेप -1, रीशेप -1 मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रीशेप -1 1? इसका मतलब ये होता है कि जो ये आपका रिस्पेक्टिवली एरे था, जो लेटा हुआ था, जो हॉरिजॉन्टली सेटल्ड था, अलाइंड था, उसको वर्टिकली अलाइंड करो। दूसरे भाषा में बताता हूं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है। तो अगर आप देखेंगे इसको एक टेबल के रूप में, अगर आप देखेंगे इस वन डायमेंशनल एरे को अगर मैं एक टेबल में रखता हूं, तो मुझे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लगेंगे? 8 कॉलम्स लगेंगे। कितने रो लगेंगे? 1 रो लगेगा। लेकिन अब मैं यहां पे प्रयत्न क्या कर रहा हूं, क्योंकि देखो अगर आप रीशेप यूज नहीं करोगे तो एरर आएगा, वो बोलेगा डेटा नॉट इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। तो आपको एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में करना है, मतलब क्या कि आपको जो ये लेटा है इसको खड़ा करना है, जो लेटा है उसको खड़ा करना है, दैट्स इट। आपको उसको हॉरिजॉन्टल अलाइन से वर्टिकल अलाइन में लाना है। तो अगर वर्टिकल अलाइन में अपन टेबल में इसको डालेंगे तो क्या होगा? 1 कॉलम विल बी ओनली रिक्वायर्ड एंड 8 रोज विल बी रिक्वायर्ड। जो लोग समझ रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं भैया बड़े डेप्थ में चीजों को जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ठीक है, मैंने वही किया, देखो ये देखो, मैंने कर दिया उसको इस तरीके से अलाइन। जो पहले लेटा हुआ था उसमें से कुछ पोर्शन ऑब्वियसली एक्सट्रेन में गया है, कुछ टेस्टिंग में गया है। तो जो पोर्शन आपका ट्रेनिंग के लिए है वो पहले भैया हॉरिजॉन्टली अलाइन था, वो अभी वर्टिकली अलाइन हो गया, रीशेप कर दिया, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अभी और सारे फंडे अपन रीशेप पे देखने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए फंडा ये यहां तक का जो समझो कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। यही अपन एक्स टेस्ट के साथ भी करते हैं, यही अपन एक्सट्रेन के साथ भी करते हैं, ठीक है। कमिंग ऑन टू द लीनियर रिग्रेशन वाला फंडा। लीनियर रिग्रेशन को इंप्लीमेंट करना है तो उसका मॉडल बनाना पड़ेगा, बना लिया तो उसको ट्रेन करना है, तो ट्रेनिंग डेटा मैंने दे दिया। अब मुझे स्कोर दिख रहा है 66% बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। आप बोलोगे सर दिखाओ ना जरा लीनियर रिग्रेशन का स्कोर जो है वो कैसे विजुअलाइजेशन को मैप कर रहा है। चलो दिखाता हूं मैं आपको। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किया तो प्रिडिक्टेड वैल्यूज लगेंगी आपको विजुअलाइजेशन के लिए। तो मैंने क्या किया, एक स्कैटर प्लॉट और एक प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? लाइन प्लॉट करना, डायरेक्टली लाइन प्लॉट करना। लाइन कैसे प्लॉट करनी है? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपको उसको भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, उसको कौन से पॉइंट्स दे दिए? एक्स टेस्ट के। ऑब्वियस ही बात है, एक्स टेस्ट उसने इनपुट लिया था और वाई प्रिडिक्टेड उसके आंसर दिए थे। तो यहां पे मैं वही क्वेश्चन और वो जो आंसर है जो मॉडल के द्वारा प्रिडिक्ट किए गए हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूं। तो मुझे कुछ इस प्रकार से मेरा मॉडल दिख रहा है। ये क्या मजाक है भैया? पॉइंट्स कहाँ, मेरा लाइन कहाँ? ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये तो गलत बात है। तो चलो शायद ये इस वजह से दिख रहा होगा कि हमने यार सिर्फ टेस्टिंग डेटा कंसीडर किया। अगर मैं अपना एंटायर पूरा का पूरा डेटा कंसीडर करूं, पूरा का पूरा मतलब कि 8 के 8 पूरे के पूरे कंसीडर करूं, यहां पे तो सिर्फ कितने हैं भैया? यहां पे कितने हैं? 1 2 3, सिर्फ 3 ही भैया टेस्टिंग डेटा में अपने सैंपल्स आए थे 8 में से, तो उन्हीं का प्रिडिक्शन किया। और इसीलिए देखो वो 1 2 और 3, ये लेबल है ये आपका लेबल है। ये देखो ये आपका लेजेंड है, सॉरी लेबल नहीं लेजेंड है, ये आपका लेजेंड है। ये नहीं पॉइंट 1 2 3, वही 3 पॉइंट दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं लेट्स डू वन थिंग, हम एक काम करें, रीशेप करें अपने एंटायर पूरे एक्स को, नॉट द एक्स टेस्ट और एक्स ट्रेन, पूरे एंटायर एक्स को, यानी कि इस पूरे एंटायर एक्स को मैं भैया हॉरिजॉन्टल अलाइन से अगर वर्टिकल अलाइन कर दूं बाय यूजिंग द रीशेप -1 1, तो भैया मुझे जो एक्स मिलेगा उसको अगर मैं लीनियर रिग्रेशन में दूं, उसको वापस से मैं फिट करूं, उसको प्रिडिक्शन दूं, तो देखो मेरे पास 8 प्रिडिक्शंस आ गए फॉर 8 इनपुट वैल्यूज। अभी इन्हीं प्रिडिक्शंस का अगर मैं एक्स कॉमा वाई प्रिडिक्टेड देता हूं तो भैया अच्छा ऐसा फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ही आ रहा है, ऐसा कुछ अलग नहीं है यार, है ना। और स्कोर तो कम हो गया, सभी डेटा पॉइंट पे जब मैंने किया तो स्कोर तो और कम हो गया, यानी 13% पे स्कोर आ गया। तो यानी कि ये ट्रू एक्चुअल इमेज है।
जो आपको देखने को मिल जाएगी अपने डेटा की ऑन द लीनियर रिग्रेशन। यानी इससे क्लियर तरीके से साबित हो रहा है कि लीनियर रिग्रेशन काम नहीं कर रहा अपने इस डेटा के ऊपर। आप खुद ही देख लो यार, मैं क्या ही बोलूं, अपने मुंह से क्या ही बोलूं। मैंने ये लाइन को देखो, जब मैं प्लॉट कर रहा था उसको रेड कलर दे दिया ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। यहां सिर्फ गिन चुन के ये आप एक पॉइंट के नजदीक हो, यहां थोड़ा सा इसके नजदीक हो, बाकी तो इसको तो मैं कंसिडर भी नहीं करूंगा, ये बहुत दूर है। तो मतलब ये नहीं है यार ठीक, ये कुछ मजा नहीं आया मतलब। क्यों ऐसा हुआ, कभी सोचा है? क्योंकि आपका डेटा स्कैटर्ड है। आपका डेटा स्कैटर्ड है। अब जब ऐसा स्कैटर्ड डेटा आपको अपने सामने दिखता है, तो उसे एक लाइन से नाप पाना, एक लाइन से डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। ये रियलिटी है ना, ये रियलिटी है। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अभी आपके पास जो है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है, थोड़ा बहुत लचीलापन होना जरूरी है। इतना फिक्स्ड नेचर अगर आप रखोगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, घनश्याम जी, घनश्याम जी, आने वाले आप वहां चैट में अपना मेंशन करके रखिए, अगर किसी के पास जवाब होगा तो वो दे देंगे, नहीं तो भैया मैं तो आ ही रहा हूं कुछ ही देर में, अभी बस मैं बंद करने वाला हूं और चैट सेक्शन देखने वाला हूं, आप वहां मेंशन कर सकते हैं अपने क्वेरी। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यहां थोड़ा बहुत लचीलापन तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ताकि हम अपने ये जो डेटा पॉइंट्स है उन तक पहुंच पाए, उनको कवर करने की कोशिश कर पाए। यही एक जरिया है यार। तो फिर काम में आता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। और पॉलिनोमियल रिग्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं पॉलिनोमियल फीचर्स फ्रॉम द प्री प्रोसेसिंग sklearn मॉड्यूल, बराबर है। यहां से भैया इस क्लास को मंगाया जाता है। अब इस क्लास की खूबी देखो, मैं आपको बताता हूं बड़े डिटेल में कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एकदम रिजल्ट के साथ ही बताता हूं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। पॉलिनोमियल लाइक फीचर जो है, वो मैं पहले अप्लाई करता हूं और उसमें बताता हूं डिग्री इक्वल टू 2 रखना। मतलब सिंपल सी बात है, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं पॉलिनोमियल फीचर जिसमें डिग्री 2 होगा, एक ऐसा फंक्शन है। तो ये फंक्शन मेरा तैयार हो गया। अब इस फंक्शन को मैं अपना रिस्पेक्टिवली एक्स डेटा देता हूं, जो कि ऑब्वियसली रीशेप करके दूंगा, इसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया, नहीं तो एरर आएगा। तो ये रीशेप करके मैं अपना पूरा डेटा वर्टिकली अलाइन करके जो है अपने इस रिस्पेक्टिव फंक्शन पॉली को दे देता हूं। लेट से पॉली को दे दिया, तो अभी पॉली क्या करेगा, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म के जरिए वो क्या करने वाला पता है, आपके इस डेटा को, जो कि लीनियर था, जो लीनियर था उसको वो हायर डिग्री में लेके जाएगा, यानी डिग्री 2 में लेके जाएगा। पहले वो डिग्री 1 में था, लीनियर यानी डिग्री 1, वो थोड़ा सा उसको हायर, क्योंकि फंक्शन में मैंने डिफाइन कर दिया ना कि भैया डिग्री 2 का होना चाहिए। जो भी भैया डेटा आएगा, जो भी डेटा आएगा वो डिग्री 2 से आउटपुट निकलना चाहिए, मतलब उसका आउटपुट डिग्री 2 में होना चाहिए। तो मैंने इनपुट तो भैया डिग्री 1 दिया है, तो आउटपुट क्या आएगा, पॉली एक्स क्या आएगा, डिग्री 2, यानी क्वाड्रेटिक में फंडा आएगा। कैसे आएगा बताता हूं, क्वाड्रेटिक में कैसे आएगा बताता हूं फंडा। तो ये क्या हो गया जी आपका, ये मेरा पॉली एक्स आ गया। अब मैं क्या करता हूं, देखो जी, पॉलिनोमियल फीचर अप्लाई करने के बाद चाहे कोई भी डिग्री लगाओ, उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद हायर डिग्री में आप उस डेटा को लीनियर रिग्रेशन में ही लगाओगे। यू विल अप्लाई इट ऑन द लीनियर रिग्रेशन। बट अब आपका डेटा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है हायर डिग्री में। ये बात आपको समझनी है, ये मुद्दा आपको जानना है, ये मुद्दा समझना है। देखो, अब मैं क्या करता हूं, लीनियर रिग्रेशन का जो है मॉडल यहां पे बिल्ड करता हूं, उसको फिट करता हूं, लेकिन इस बार देते वक्त एक्स नहीं दे रहा मैं उसको, पॉली एक्स दे रहा हूं। पॉली एक्स समझो, ये देखो ये पॉली एक्स है। अब आपको बात समझ में आएगी क्लियरली। मोस्टली मेरा जो इक्वेशन रहता है वो कैसा रहता है, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। क्या रहता है जी आपका, अपन कैसे लिखते हैं, बी नॉट बराबर है लीनियर इक्वेशन बी नॉट प्लस, अपन क्या लिखते हैं जी, b1 x1 लिखते हैं। सही बात है, यहीं तक ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, सही बात है ना। तो देखो जी, बी नॉट आपका 1 1 1 कांस्टेंट है, बी नॉट अपन ने 1 ले लिया, लेट्स कंसिडर कांस्टेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट है। ये जो मेरा b1 था, इसकी वैल्यू क्या थी, यानी कहने का मतलब मेरा बी नॉट छोड़ दो, सॉरी बी वन की वैल्यू नहीं, कोएफिशिएंट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, बी नॉट का तो 1 ही है, ये तय है। मैं x1 की बात कर रहा हूं, नॉट b1। इन दिस टाइम मैं टॉक कर रहा हूं अबाउट x1। इनिशियली x की वैल्यू क्या थी, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही वैल्यू थी। लेट मी चेक इट, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही वैल्यू है। मेरे x की ओरिजिनली यही वैल्यू है, बराबर है। ओरिजिनली मेरे x की यही वैल्यू है, तो वही आपको देखने को मिल रही है, इट इज विजिबल। बट ये कहां से आया, ये 4 9 16 25 36 49 64 80 1 कहां से आया। ये हमने क्या किया, हमारी जो डिग्री है वो बढ़ा दी, यानी अब हमने यहां पे क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर लगा दिया। मतलब यहां पे लेट से बी टू हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, और एक्स को स्क्वायर कर दिया। ये एक्स टू नहीं है, लेट्स कंसिडर ये हमारे एक्स वन का, इसको मैं ऐसे दिखाता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक्स वन का जो है
वो कुछ इस प्रकार से स्क्वायर है। अब बात आपको समझ में आएगी। आप क्लियर है? क्लियर इनफ है? गौर से देखो ये, चलो ठीक है फिलहाल के लिए यार, ये जो आपके कोएफिशिएंट आपको ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, इनको भूल जाओ। अभी जो यहाँ रिजल्ट दिख रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ चीजें। देखो ये बी नॉट है, कांस्टेंट 1 1 1 1 1, इंटरसेप्ट x1 की वैल्यू अभी वेरीफाई किया 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद एक टर्म जो कि इस डिग्री 2 में होना चाहिए, जो उसमें कन्वर्ट होना चाहिए पॉली एक्स, वो मैंने पॉली एक्स आपके सामने यहां पे डिफाइन किया है, प्रिंट किया है। तो उसमें x1 की स्क्वायर वैल्यू लग रही है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये फंडा आपको अंडरस्टैंड करना है। इस तरीके से आपका जो वो डेटा है उसे हायर डिग्री में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, और यही डेटा हम लीनियर रिग्रेशन को देते हैं। और जब देते हैं तो हमें कैसा देखने को मिलता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखो पहले सीधी लाइन दिख रही थी ना, अब डिग्री 2 की वजह से थोड़ा सा ट्विस्ट मिल गया, थोड़ा सा लचीलापन मिल गया है। आप बात समझ पा रहे हैं? अगर इसका स्कोर देखेंगे तो पहले 13 था, 14 है, थोड़ा सा बेटर हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, और यहां स्कोर चेक करने के लिए भी मैंने पॉली एक्स दिया है, एक्स नहीं, तो यहां स्कोर क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब मेरे को लालच आ रहा है, अब मैं क्या करता हूं ना भैया, डिग्री 3 कर देता हूं। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं पॉलीनोमियल फीचर के लिए डिग्री 3 का, उसको ट्रांसफॉर्म करता हूं अपने उसी ओरिजिनल डेटा को, और जब मैं पॉली एक्स डिस्प्ले करता हूं, अब मुझे आप खुद आंसर दो ये क्या है। ये कांस्टेंट है, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये 8 का क्यूब, ये 9 का क्यूब। बात सिंपल है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे मैं डिग्री बढ़ाते जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरे रिस्पेक्टिव ओरिजिनल डेटा सेट में इंफॉर्मेशन ऐड होते जा रही है। दिस इज द एसेंस ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। लगा तो पॉलिनोमियल फीचर ही रहे हैं, उसके बाद तो लीनियर रिग्रेशन ही लगा रहे हैं, बट इस कॉम्बिनेशन को पॉलिनोमियल रिग्रेशन संबोधित किया जाता है। दैट्स एज सिंपल। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ा, यहां मैंने डिग्री 3 कर दी। अच्छा ठीक है, डिग्री 3 कर दी, स्कोर देखो, स्कोर 14 से 75 पे आ गया है। 14 से स्कोर 75 पे आ गया है, और ऑब्वियसली बात है, देखो यहां दिखेगा दिखेगा दिखेगा, ये देखो जी कैसा दिख रहा है मॉडल, है बढ़िया दिख रहा है कि नहीं? कोशिश कर रहा है कि नहीं हर एक पॉइंट को टच करने की, है कि नहीं? सही दिख रहा है कि नहीं? यही मैं कह रहा था। अब मैं थोड़ा ललचा गया हूं, अब मैं डिग्री इक्वल टू 4 कर देता हूं। अब मैं डिग्री इक्वल टू 4 कर देता हूं। अब इसके बाद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, क्या होगा डेटा, क्या होगा डेटा, क्या होगा, मुंह जुबानी रहना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मुंह जुबानी रहना चाहिए। डिग्री 4 इसका मतलब क्या? अगर मेरा एक्स है, अगर मेरा एक्स है जो कि डिग्री 4 को दिया जा रहा है, तो होगा क्या, कांस्टेंट रहेगा बी नॉट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 4 की पावर। ऐसा डेटा आपका अलाइंड रहेगा। विश्वास नहीं होता, अपने एंड पे भैया पॉली एक्स को प्रिंट करके देख लो, जैसे मैंने ऊपर 2 सैंपल्स में दिखाया है। ठीक है, तो देखो भैया डिग्री 4 के लिए तो वो और अच्छा बेटर है, 1 2 3 पॉइंट से गुजर के जा रहा है। पहले तो सिर्फ वो 1 पॉइंट से गुजर के जा रहा था, यहाँ पे 3 पॉइंट से गुजर के जा रहा है, या यहाँ पे चौथी को थोड़ा सा क्लोज है वो। यहाँ स्कोर कितना है, स्कोर कितना होगा, ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा यार, है कि नहीं? बस अभी मैं फिलहाल डिमॉन्स्ट्रेट आपको ये कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैं डिग्री बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे वो और ज्यादा पॉइंट्स के करीब जाता जाएगा, उसको और बढ़िया तरीके से होल्ड करते हुए आपका डायग्राम निकलेगा। जैसे डिग्री 5 के लिए देखो कैसा दिख रहा है। बाकी सब चीजें सेम है, ये बाकी सब चीजें सेम है जो मैं पहले भी समझा चुका हूं, बस इसमें मैं चेंज कर रहा हूं डिग्री। 4 5 और ललचा रहा हूं 6, अब डिग्री 6 कर दी। है जी, बढ़िया बढ़िया, अरे यार ये तो बहुत सही यार, बहुत सही बहुत सही बहुत सही यार, मजा आ गया। डिग्री 6, डिग्री 7, डिग्री 7। अब भाई इससे ज्यादा क्या मांगू मैं, इससे ज्यादा क्या मांगू, मेरा जो अबे यार चलो डिग्री 9 कर देता हूं। मैं ललचा गया हूं। अब डिग्री 9 में भी देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं स्कोर देखता हूं तो ऑब्वियसली बात है स्कोर तो बनाएगा, मतलब इट ऑब्वियसली, ये तो आपको किसी को भी देख के पता चल जाएगा कि ओवरफिट हो गया, बराबर है ना? बट अपने को ओवरफिट नहीं करना है। सो जस्ट वी नीड टू यार, कि थोड़ा बताना चाहता था मैं आपको कि कुछ इस लेवल तक अपने को जो है डेटा लाना है कि अपन जो लीनियर रिग्रेशन का ड्रॉबैक था उसको ओवरकम कर सके फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, इतना ही भैया फंडा था आज के लिए जो मुझे आपको बताना था, समझाना था। बड़े आराम से, आसानी से शब्दों का चुनाव करते हुए, एग्जाम्पल के साथ, प्रूफ के साथ बातें की है मैंने आपके साथ, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, लेट मी कम ऑन द भैया चैट सेक्शन। हाँ जी, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। दोनों में कोई, दोनों बहुत ही डिफरेंट है श्रद्धा जी। इलास्टिक नेट का अलग ही फंक्शनैलिटी है, वो आपके कोएफिशिएंट के साथ डील कर रहा है, वो अलग कहानी है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन की अलग कहानी है। उनमें कुछ नहीं है समानता, सब डिफरेंट ही डिफरेंट है। हाँ एग्जैक्टली रश्मि जी, यस यू कैन, यस स्कैटर्ड, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जी कुछ प्रश्न थे यहाँ पे।
विच वैल्यू इज बेटर टू कोएफिशिएंट सर? नहीं 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 घनश्याम जी, आप ऐसे नहीं बता सकते। इन नॉर्मल अगर आप बात कर रहे हैं, इन जनरल अगर आप बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने 8 देखी थी, 5 देखी थी, 10 देखी थी, 20 देखी थी, इट्स काइंड ऑफ ठीक है, ओके ओके। अब वो आई भी क्यों? क्योंकि हमारा डेटा सेट बहुत छोटा था, बहुत छोटा डेटा सेट था, ज्यादा उसमें कुछ बड़ी बातें नहीं थी। लेकिन जब आप एक्चुअल रियल सिनारियो में जाते हैं, जब आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, और साथ ही साथ मिलियंस में आपके रिकॉर्ड्स होते हैं डेटा के अंदर, तो उस वक्त कहीं ना कहीं ये जो कोइफिशिएंट का कॉम्प्लेक्सिटी है, स्केल हो जाता है, स्केल अप हो जाता है, इसलिए उसको कम करने की जरूरत पड़ती है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है? ओके। आ, संजय जी कह रहे हैं अच्छा। ओके। ना ना ना, वो चीज अपन नहीं करते संजय जी, वी डोंट डू दैट। अपन क्या करते हैं, एक्यूरेसी से ही भाप रहे हैं ना, वही तो चीज देख रहे हैं, वही तो चीज समझ रहे हैं। अब मुझे बताइए, आपको लेट से कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इसका मतलब मैं क्या समझू? आपको कॉम्प्लेक्स लगा। आपको कॉम्प्लेक्स लगा, बराबर है। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा उतना ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। दैट्स हाउ वी द ट्रेड गोज ऑफ, ठीक है? सर, जस्ट अ मिनट सर, should we tune alpha values using the list for different numbers so we could keep? नहीं 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 नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती शुभम जी। नो नीड, नो नीड, नो नीड फॉर दैट। आपको जस्ट एक बार देखना होता है, आपको एक टेक्टिस पता चल जाती है, कि अगर मैं ये अल्फा वैल्यू रख रहा हूं तो कितना डाउन हो रहा है। फिर थोड़ा सा, मतलब ज्यादा आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, आपको सिर्फ भैया थोड़ी एक्सट्रीम वैल्यूज लेनी है, फिर एक्सट्रीम वैल्यूज में स्कोर चेक करना है। अच्छा ये ड्रॉप हो रहा है ज्यादा, थोड़ा सा उसके ऊपर लेके देखो, फिर स्कोर बढ़ रहा है, थोड़ा उसके ऊपर लेके देखो, बढ़ रहा है, बस यही चाहिए था, दैट्स इट, इतना ही है, ज्यादा कुछ उसमें मुश्किल नहीं है। आह, नहीं जी, नहीं 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 प्रद्युमन जी, ये चीज नहीं करते। लेकिन अगर आपको करनी है तो मैं एक सलाह आपको दूंगा, एक्सपेरिमेंट करिए। मैं आपको ये जो डेटा है वो प्रोवाइड करता हूं, एंड लेट मी नो द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव। सर, जैसे जैसे कोर्स का स्कोर बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है। अब दैट आई नो यार, जोगिंदर जी। ये मुझे पता है, ये तो होना ही, ये तो सिस्टम ही है। आ, एग्जैक्टली, तो आपको आई थिंक रश्मि जी ने आंसर दे दिया, पीयूष जी। ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं जी, और क्या क्या है, और क्या क्या है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत्यम जी, यस, व्हाई नॉट? अरे है भैया, यहाँ पे ऑपरेशन अपन कर रहे हैं। बट अगर स्कोर कम मतलब एक्यूरेसी नहीं होगा क्या? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना श्रद्धा जी, वही तो चीज है। अभी जब हम एक्यूरेसी स्कोर निकालेंगे, उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क क्या है? कोई तो नहीं है, बस बैकएंड में जो है प्रिडिक्ट मेथड कॉल नहीं हो रहा, इतनी बात आपको समझनी है। ओके। सर, अगर स्कोर डिक्रीज करते हैं तो एक्यूरेसी भी तो डिक्रीज करनी है। सो सर, कोएफिशिएंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो तो बताया मैंने ओम जी, शुरुआत में पूरी कहानी इसलिए तो बताई कि आपको एग्जाम देनी है, आपके पास 3 टॉपिक है, उनमें वेटेज है, अगर तीनों का वेटेज हाई है तो आपको भैया पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मॉडल। अगर मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो बहुत सारी अलग अलग ओवरफिटिंग, मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर उसको हटाना है तो कॉम्प्लेक्सिटी को अपने को गिराना है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट को गिराना है, सिंपल सी बात है जी। है जी। आ सर, कल या संडे को एक डाउट सेशन रखिए, अब तक का मस्त रिवीजन हो जाएगा। डाउट सेशन जी संडे को नहीं रख सकते, टू बी ऑनेस्ट। वी कांट, लाइक वो जो भी चीजें वो यहाँ पे, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूं ना। संडे को हमने स्लॉट अलॉट ही नहीं किया है। और अगर आप संडे की बात करेंगे तो वो स्लॉट ऑलरेडी किसी और चीज के लिए, किसी और बैच के लिए अलॉट हो रखा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल इन एनी वे। अब बात समझ रहे हैं, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। और अगर मान लो आपको यहाँ पे भी नहीं समझ में आया, तो खुद आप जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही तो मैसेज करिए ना मुझे। काहे शर्माते हैं जी? हम है ना यहाँ पे, जब हम उत्तर देने को शर्मा नहीं रहे, आप प्रश्न करने को क्यों शर्मा रहे जी? है कि नहीं? आ, होगा ना घनश्याम जी, होगा ऑब्वियसली, मैंने आपको करके दिखाया। ओवरफिट हो रहा है, मैंने क्लियर बताया। आपका स्कोर 1 आ रहा है, मैंने क्लियर मुंह पे बोला कि ओवरफिट तो हो रहा है। नहीं जी, शुभम जी, डिपेंड, मैं वही तो कह रहा हूं ना। अगर आपकी वैल्यूज कंटिन्यूअस है तो आप उसको कैसे क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो? हाउ यू कैन यूज इट? ऑब्वियसली अगर कैटेगोरिकल टाइप है, कैटेगोरिकल डेटा है, तो ही उसको किन्हीं कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है ना, सिंपल है। ओके। प्रद्युमन जी कह रहे हैं सर, होल्ड आउट मेथड में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अलावा वैलिडेशन डेटा भी अलग हो जाता है क्या? हाँ जी, वो वाला भी फंडा अलग है, उसके ऊपर भी आने वाले हैं। मतलब वहां पे ट्रेन की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, कुछ वैलिडेशन की बात करते हैं ना। बट मोस्टली यार देखो, अपन जनरल फॉर्मेट में देखें ना तो उसको अपन टेस्ट के अंदर गिनते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लेक्सिटी अपन अभी इनिशियली नहीं कैरी करते, है ना। बट आगे फॉर ऑन जैसे ऑब्वियसली टर्म्स आएंगी तो उसमें वो भी आने वाला है, उस वक्त वो अपन जानने ही वाले हैं। सर, वाई वी यूज रीशेप इन एलआर?
एक्सप्लेन रीशेप करने की जरूरत क्या है? मैंने आपको बताया ना अक्षय जी, लेट्स डू वन थिंग, आपके पास वो फाइल आएगी, यू डोंट, वो आप रीशेप वाला पार्ट काट दो, डोंट रीशेप इट, डायरेक्टली भैया आपका डेटा जो है वो अपने मॉडल को ट्रेनिंग के लिए दे दो, वो आपको एरर बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, आपको उसे वर्टिकली अलाइंड करना है। -1 का मतलब क्या, कि आपने उसका डिमेंशन चेंज किया, रो टू कॉलम, आपने उसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल अलाइन किया, एंड दैट्स हाउ द रिजल्ट इज कमिंग। नहीं तो एरर आएगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट नहीं है ना जी आपके रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम के द्वारा। अरे बहुत सारे हैं जी। एप्लीकेशन तो बहुत, अभी जितने सारे मैंने बताया वो तो सभी, मतलब जहां जहां कंटिन्यूअस वेरिएबल डेटा आपके डिपेंडेंट में है चिराग जी, वहां वहां उसका एप्लीकेशन है। आ, हिमांशु जी कह रहे हैं कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम रीजन लासो विद द अल्फा मींस हैपन देयर, व्हाट हैपेंस देयर? मैंने बताया ना, सिंपल भाषा में बताता हूँ, देखो बाकी सब एक्सप्रेशन वगैरह तो मैंने पहले ही बता दिया, सो आई वोंट रिपीट दैट थिंग। सिंपल भाषा में बोलता हूँ, अल्फा इंक्रीज हो रहा है, कोएफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब रिज रिग्रेशन का पैटर्न क्या है, कि वो अप्रोच तो करता है जीरो के, लेकिन देयर इज वेरी हार्ड पॉसिबिलिटी, वेरी वेरी हार्ड पॉसिबिलिटी कि वो जीरो हो जाए। लेकिन अगर लासो रिग्रेशन में देखेंगे तो फीचर सिलेक्शन होता है। कैसे? क्योंकि भैया जैसे जैसे आप अल्फा वैल्यू बढ़ा रहे हो, जो कि मैंने प्रूफ भी करके दिखाया प्रैक्टिकली, आपकी कोएफिशिएंट वैल्यू जीरो हो सकती है, वेरी इजीली आपकी वो कोएफिशिएंट वैल्यू जीरो हो सकती है। अगर किसी का वेरिएबल का कोएफिशिएंट जीरो आ गया, यानी कि आपका कोएफिशिएंट वो एलिमिनेट हो गया। अगर कोएफिशिएंट एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब बचे हुए फीचर्स को आपने सिलेक्ट किया, एंड दैट्स हाउ फीचर सिलेक्शन इज सपोर्टेड, सिंपल है। प्रोजेक्ट होगा यार, डीप लर्निंग सब्जेक्ट सब हो गए बाद में प्रोजेक्ट? नहीं नहीं नहीं, हम लोग मॉड्यूल वाइज जाएंगे, पहले मशीन लर्निंग मॉड्यूल होगा, फिर जो भी हमने सीखा है उसको प्रोजेक्ट में लगाएंगे, डेटा को लेने से लेकर तक डिप्लॉय करने तक। मोस्टली हम लोग फास्ट एपीआई का यूज करेंगे, लेकिन फ्लास्क भी दिखा दूंगा, बहुत फंडामेंटल चीज है, उसके भी डिसएडवांटेज बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन टाइम सीरीज पे आएंगे, वहां अरीमा सरी मैक्स डेटा पैटर्न्स को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, ईडीए वहां पे प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे अपन। देन कमिंग ऑन टू द, ऑब्वियसली उसका भी प्रोजेक्ट रहने वाला है, अरीमैक्स एंड सरीमैक्स का, फॉरकास्टिंग ऑफ डेटा, ओके। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, डीप लर्निंग वाले पे आएंगे, उसमें भी मतलब डीप लर्निंग डायरेक्टली नहीं आएंगे, एसक्यूएल रहेगा बीच में, पावर बीआई रहेगा, देन डीप लर्निंग रहेगा, फिर उसके भी प्रोजेक्ट रहेंगे, एंड फाइनली अपना जो है एनएलपी रहेगा, ठीक है, उसके भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, ओके। हाँ बिल्कुल डालिए प्रद्युमन जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं प्रद्युमन जी? बोल रहे हैं सर ये लीनियर रिग्रेशन किसी डेटा पर अगर लगा है तो प्रोजेक्ट डाल सकते हैं क्या, इंटरव्यूअर्स को वियर्ड तो नहीं लगेगा? ओके चलो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं प्रद्युमन जी, अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? थैंक यू श्रद्धा जी। उसका उत्तर दीजिए प्रद्युमन जी कि अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं आप? कब तक होगा सर वो एमएल प्रोजेक्ट का? मोस्टली अगले वीक एंड होते ही अपन शुरू कर देंगे, क्योंकि अगले वीक एंड तक अपन जो है एमएल खत्म कर देंगे। तो प्रद्युमन जी आप क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? तो थर्ड ईयर बीटेक, थर्ड ईयर बीटेक आप कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप एज अ स्टूडेंट लेवल पे, तो एक ब्रूटल रियलिटी में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड होते तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है इंटरव्यूअर्स की, लेकिन नाउ यू आर अ फ्रेशर, आपको नहीं पता है इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, इससे पहले शायद आपने प्रोजेक्ट्स हैंडल नहीं किए हैं। तो अगर आप लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, आप जानते हैं आप क्या क्या शोकेस कर रहे हैं वहां पे, आपको लग रहा है कि यार उसको वियर्ड लग सकता है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये चिंदी सा चुंदू सा भैया प्रोजेक्ट उठा के लेके आया, ये सोच छोड़ दीजिए जी कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने ये काम किया है, मैंने सामने रखा है, अब इससे आपको क्या समझना है समझ लो। अगर वो शाना इंटरव्यूअर होगा, वो समझ जाएगा कि आपने डेटा लेने से ले तक डिप्लॉयमेंट तक पूरी प्रक्रिया की है, उसमें आपने लीनियर रिग्रेशन का यूज किया है, आपने फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स का यूज किया, आपने क्रॉस वैलिडेशन के टेक्निक्स का उसमें यूज किया, आपने प्री प्रोसेसिंग लगाया एज पर योर डेटा, आपने डेटा को इंपोर्ट किया है, डेटा को बनाया है जिस हिसाब से भी चीजें होंगी। उसके बाद भैया आपने फर्दर मोर डिप्लॉयमेंट किया, आपको फ्लास्क पता है, आपको फास्ट टीपीए के बारे में पता है। इंटरव्यूअर अगर शाना होगा तो, अगर वो सच में टैलेंट और स्किल की कदर करता होगा तो वो इन सब बातों की तरफ ध्यान देगा, नहीं तो वो वियर्ड फील करेगा। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पीयूष जी। यस एग्जैक्टली हिमांशु जी, मैं यही तो कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं।
कभी भी ना यार, देखो मैं, मेरा ऐसा मानना है ना, कभी भी अगर आप कोई चीज सीख रहे हो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल, यार छोड़ो टेक्निकल का क्या ही मैं बोलूं, टेक्निकल तो आप सीख ही लोगे, वो मैं सिखा ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कभी भी आपने जो आपके पास है, जब भी जो आपने सीखा है ना, उसको कभी कम मत समझो यार। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट इट कि मैंने ये चीज बनाई। मैं मानता हूं कि अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहता है सबको, बट यार सेल्फ डाउट वो किस काम का जो कि आपके नुकसान करे। कभी भी अपनी किसी भी चीज के ऊपर सेल्फ डाउट मत कीजिए। बी कॉन्फिडेंट, प्रेजेंट इट कॉन्फिडेंटली। आप बात समझ रहे हैं, प्रेजेंट इट कॉन्फिडेंटली। बाकी फिर अगर चिंदी सी भी चीज हो गई, अब मैं अगर अपना ही वाकया शेयर करूं, मेरा यार अपना ड्यूरिंग एक मिनी प्रोजेक्ट था मेरे कॉलेजेस में। तो एक मिनी प्रोजेक्ट था, आ, तो मिनी प्रोजेक्ट बहुत ही चिंदी सा था यार, कुछ नहीं था उसमें किया हुआ यार मैंने। बस 10-15 लाइन कोड था। और उस वक्त मेरे को यार इतना सच बोलूं तो कोडिंग भी नहीं आता था, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड ईयर की बात थी। तो उस वक्त भैया मैं बायोलॉजी स्टूडेंट था ना, तो मुझे कोडिंग से लेना देना नहीं था। तो मैं बना दिया, बट मैंने उसको प्रेजेंट बड़ा कॉन्फिडेंटली किया। मैं बोला यही है जो है दुनिया में यही है। तो अच्छा स्कोर मिल गया। अब आप समझ, यही दुनिया है भैया, जो दिखाते हो वही बिकता है। सिंपल सी बात बताता हूँ, तो कॉन्फिडेंटली दिखाओ ना भैया, कॉन्फिडेंटली लोग समझेंगे, सीखेंगे। आह बेस्ट है लीनियर का प्रोजेक्ट बनाओ, और जो जो सर ने बोला वो आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में रीडमी में डालो एक्सप्लिसिटली, ताकि यस एग्जैक्टली, ये भी एक चिराग जी ने बहुत बढ़िया चीज बताई है कि ऑल दो, अगर इंटरव्यूअर अगर पकड़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा इन चीजों को, तो व्हाट यू कैन डू इज, नहीं इसमें हंसने वाली बात क्या है, हंस कौन रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हंसने वाली तो बात है नहीं यार इसमें। नहीं नहीं, अरे हंसी आई है तो रखो उसको, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। हंसी अगर आई है तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें हंसने वाली बात नहीं, उन्होंने चिराग जी ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सही बात की है कि अगर लेट से वो समझ नहीं रहा है, तो भैया उसको डिस्क्राइब करो ना वहां पे कुछ शब्दों में, कि इस चीज में क्या इंक्लूड किया गया है, क्या क्या चीजें इसमें सतर्कता बरती गई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे उसमें से भैया मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला, ताकि कम से कम सामने वाले को आइडिया मिले कि ओके यू नो दिस मच, वेरी गुड। बात समझ रहे हैं? तो फिर बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट फेल्ड हो जाएगा उसके सामने, बात खत्म। चलो आज तक भैया यहीं पे रुकते हैं, 8 बज चुके हैं। कल मिलते हैं, कल एक टॉपिक के साथ, बढ़िया मुद्दे के साथ, कुछ और फंडों के साथ, सिंपल जैसे कुछ बाय वेरिएंट यूनिवेरिएंट जो एनालिसिस वाला फंडा है, एक रोबस्ट रिग्रेशन है, वो अपन डिस्कस करेंगे। और फिर मिलते हैं कल भैया, और सारी फाइल्स आपके साथ रेगुलरली शेयर होती रहेंगी। डोंट वरी, टेक केयर जी, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे।